जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश है एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फोर्थ टेस्ट मैच लाइव फ्रॉम मेलबर्न का कंप्लीट एनालिसिस वीडियो। 26 से 30 दिसंबर को खेले जाने वाला है ये मैच। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि सीरीज़ एक एक से लेवल पे खड़ी है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी दिमाग से ये पूरी सीरीज़ प्लान की थी। पहले तीन मैच तीन टफेस्ट पिच पे करवाए थे। पहला टेस्ट पर्थ में ऑप्टस की पिच पे, जहां विजिटिंग टीम कभी मैच नहीं जीतती थी। दूसरा करवाया पिंक टेस्ट मैच एडिलेड में, जहां वो पिंक बॉल का टेस्ट मैच कभी नहीं हारे थे। और तीसरा करवाया गाबा ब्रिस्बेन में, जहां पे ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड काफ़ी तगड़ा है। तो पहले तीन मैच से उनने मेक श्योर करने का ट्राई किया था कि सीरीज़ का रिजल्ट हम यहीं से ट्राई पूरा तरीके से ट्राई करेंगे, और 2-1 हो जाए, 3-0 हो जाए, उसका फोकस था उनका। बट टीम इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया पहला टेस्ट मैच जीत के, जहां हमने पर्थ में टेस्ट जीता 295 रन से। दूसरा टेस्ट मैच हम एडिलेड का हार जरूर गए थे 8 विकेट से, 10 विकेट से। और उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच हम ड्रॉ करने में कामयाब हुए थे। थोड़ी मदद बारिश ने भी की थी, बट टीम इंडिया से भी एफर्ट दिखा था, खासकर लोअर ऑर्डर से, जहां राहुल के साथ जडेजा ने बैटिंग की थी, नीतीश कुमार रेड्डी ने बैटिंग की थी, आकाशदीप सिंह और बुमराह ने बल्लेबाजी करके टेस्ट मैच को ड्रॉ तक पुश किया था। और इंटेंट दिखाया था दोनों टीम्स ने कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, बट लास्ट में विनर बनी थी बारिश। अब है बारी फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच की, जो कि मेलबर्न और सिडनी में खेले जाने वाला है, जहाँ की पिच एंड कंडीशंस बैट्समैन को फेवर करती है। मुझे याद नहीं आता कि वहाँ पे 400 लास्ट कब नहीं बने थे। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हमेशा टॉस जीतता है, बैटिंग करता है, 400 450 रन बनाता है। मुझे वो टाइम याद आता है जब 2011-12 का साल था। सुबह 5 बजे मैच शुरू होता था, 8-9 बज जाते थे, डेविड वार्नर बैटिंग करते रह जाते थे, या फिर स्टीव स्मिथ टिके रह जाते थे, और इंडिया की तरफ से विराट कोहली टिके रह जाते थे। तो एक वो टाइम था जहाँ पे लंबी लंबी बैटिंग होती थी। तो इन दोनों वेन्यूज़ पे लंबी बैटिंग होने वाली है। तो अब बैटिंग फेवर वाली पिच होने वाली है, तो मज़ा आने वाला है फोर्थ और फिफ्थ टेस्ट मैच में। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इसका सबके एनालिसिस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे। इस सेशन को जितना हो सके उतना इंटरैक्टिव बनाएंगे और ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। मैच प्रीव्यू ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक एक से सीरीज़ लेवल है, और हर मैच का क्या था अपडेट बता चुका हूँ। आगे और भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, 10 से 12 मिनट देख के तो देखो। देन बात करेंगे न्यूज़ क्या है, स्केड्यूल क्या है। फिर बात होगी एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। देन बात होगी प्लेइंग 11 की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट एनालिसिस एंड माय कंप्लीट रिसर्च। तो ये सारे पॉइंट्स डिस्कस होने वाले हैं। तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है इस एनालिसिस में। 3,000 सब्सक्राइबर के गोल के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं हम। तो फटाफट से क्रिसमस से पहले करवा दीजिए 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट, और बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच से पहले एक सरप्राइज मिलेगा आपको 3K सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, डिस्कस करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, सीरीज़ का स्केड्यूल क्या था। तो तीन टेस्ट मैचेस ऑलरेडी हो चुके हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच हुआ था 20 से 26 नवंबर, जो कि पर्थ में इंडिया ने जीता। सेकंड टेस्ट मैच 6 से 10 दिसंबर एडिलेड का, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता। तीसरा टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में हुआ था 14 से 18 दिसंबर, 5 दिन का था, बट 2-3 दिन में रिजल्ट आ रहे थे। और उसके बाद ब्रिस्बेन टेस्ट जो कि ड्रॉ हुआ। अब बारी है मेलबर्न टेस्ट की, जो कि 26 से 30 दिसंबर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, एंड देन 3 से 7 जनवरी यहाँ पे होने वाला है न्यू ईयर्स टेस्ट मैच, जो कि है फिफ्थ एंड दी फाइनल टेस्ट मैच। तो ये सीरीज़ काफ़ी लंबी थी, और हमें पता भी था टेस्टिंग पीरियड होने वाला है, और टेस्ट किया भी। इंडियन बैट्समैन, इंडियन बॉलर्स भी टेस्ट हुए, उतने ही ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी टेस्ट हुए हैं अभी तक 3 टेस्ट मैच में। तो यहाँ से अभी सीरीज़ 1-1 की लेवल है, मतलब मान लो सीरीज़ यहाँ से स्टार्ट हुई है। 2 मैच की सीरीज़ है, ऐसा मान के अब खेलना पड़ेगा दोनों की, दोनों टीम्स को। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड। यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने सरप्राइज़ किया है वापस से, तो पहले ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पे पैट कमिंस तो कैप्टनसी करते हुए नजर आ रहे हैं, बट उसके बाद अगर आप दूसरा पॉइंट देखोगे तो ट्रेविस हेड को भी वाइस कैप्टन रखा गया है, और स्टीव स्मिथ को भी वाइस कैप्टन रखा गया है। तो इससे बात सीधा सीधा क्लियर है कि जो ट्रेविस हेड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में जो बोला था कि उनको ग्रॉइन इंजरी है, बट ही विल बी प्लेइंग फोर्थ टेस्ट मैच, वो बात सही है। बट फिफ्थ टेस्ट मैच तक ट्रेविस हेड नहीं जा पाएंगे, वो रिकवरी करने के लिए जाएंगे। तब वाइस कैप्टन चाहिए होगा, तो स्टीव स्मिथ बनेंगे वाइस कैप्टन। इससे ये बात अब क्लियर हो चुकी है। देन सीन एबर्ट और स्कॉट बॉटलैंड, ये दो ऑप्शन हमारे पास, मतलब ऑस्ट्रेलिया के पास, इनमें से कोई एक खेलेगा, बिकॉज हेजलवुड इज़ आउट, उनको काफ इंजरी हुई है। उसके बाद अगर बात करें तो एलेक्स कैरी एंड जॉश इग्लिस के नाम पे दो विकेट कीपर हैं, जिसमें एलेक्स कैरी ही खेलेंगे, क्योंकि पूरे 2024 में सबसे अच्छा एवरेज एलेक्स कैरी का देखने को मिला है। देन उस्मान ख्वाजा रहेंगे ही रहेंगे, बट उसके बाद है सबसे बड़ा सरप्राइज, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, सैम कॉन्स्टार्स का। अगर आपको ज़्यादा पुराने इनके स्टैट्स याद नहीं हो, तो ये टीनेजर हैं, 19 साल के हैं। और साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी जो प्राइम मिनिस्टर 11 के साथ 2 दिन का प्रैक्टिस मैच हुआ था एडिलेड टेस्ट, पिंक बॉल टेस्ट मैच से पहले,
वहाँ पे इनने सेंचुरी मारी थी T20 स्टाइल में, जहाँ याद हो आपको तो 50 ओवर का मैच हुआ था। इंडिया ने वो एक एक इनिंग का मैच बन गया था, इंडिया ने वो स्कोर पार कर दिया था। तो वहाँ पे इनने सेंचुरी मारी थी, यंग टैलेंट है, इसीलिए इनको पिक किया गया है और ये मेडन कॉल अप है। और इनका डेब्यू भी होने वाला है 4 टेस्ट मैच में, ये भी कंफर्म है। बट मेरे को सरप्राइज़ ये होता है कि मैं नेथन मैक्सक्विनी भले ही फर्स्ट टेस्ट मैच खराब खेले, सेकंड में इंप्रूव किया, थर्ड में तो बहुत अच्छी बैटिंग की थी उनने। बट जब उनने अच्छा परफॉर्मेंस करना शुरू किया, तब ऑस्ट्रेलिया ने उनको अपने स्क्वाड से निकाल दिया। तो ये देख के मुझे थोड़ा सरप्राइज लगा, बट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड है, हम ऐसे सरप्राइजेस ऑलरेडी देखते हुए चलते हैं। बट सीरीज़ के बीच में ऐसा मुझे तो बहुत बड़ा सरप्राइज और झटका लगा ये कि नेथन मैक्सक्विनी जो कि एक स्टेबल ओपनिंग देने लग गए थे ख्वाजा के साथ। ख्वाजा जल्दी आउट हो रहे थे बट स्क्विनी टिके रह रहे थे। तो ख्वाजा बाहर जाते तो समझ भी आता एक बार में, बट मैक्स क्विनी को बाहर किया इस टेस्ट मैच, बचे हुए 2 टेस्ट मैचेस के लिए। उसके बाद है मानस लाबुशेन, नेथन लायन, देन मिचेल मार्श, जायल रिचर्डसन को ऐड किया, जो कि एक सरप्राइज है। बट इसके पीछे की अगर आपको मैं हिस्ट्री बता दूं, तो जायल रिचर्डसन का रिकॉर्ड मेलबर्न में बहुत अच्छा है, लंबे कद के 140 प्लस डालने वाले बॉलर हैं, तो इनको कैरी भी काफ़ी तगड़ा मिलता है। तो सरप्राइज मत होइएगा अगर इनको भी प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए सीन एबर्ट और स्कॉट बॉलैंड से पहले, क्योंकि हमने देखा था स्कॉट बॉलैंड की पिटाई की थी इंडिया ने एडिलेड टेस्ट मैच में, जहां सारे बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इन सब ने प्लान किया था कि हम बॉलैंड को टारगेट करेंगे। तो अगर ऑस्ट्रेलिया उस माइंडसेट से सोचेगा तो जायल रिचर्डसन को ला सकते हैं, जिनके पास स्पेस रहेगी, तो उनका फुल अटैक हो जाएगा स्टार्क, पैट कमिंस, जायल रिचर्डसन, नेथन लाइन। तो ये होने वाला है प्लान। बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा प्लेइंग 11 देखना, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग 11 से तंग करने का प्लान करेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से हमें ऐसे मैच खेलने हैं जहाँ पे पहले हम जीत का फाइनल करेंगे फिर ड्रॉ का सोचेंगे। तो उनकी सोच थोड़ी अलग होने वाली है। उसके बाद मिचेल मार्च का भी मेरे को डिस्कस करना था। वो भी 100% फिट नहीं है, फिर भी मैचेस खेल रहे हैं, सिर्फ बैटिंग कर रहे हैं। पिछले टेस्ट मैच में हेजलवुड इंजर्ड थे, फिर भी सिर्फ 2 ओवर की बॉलिंग की थी मिचेल मार्च ने, तो वो अच्छे से यूज़ नहीं हो पा रहे हैं। तो मुझे वहाँ भी एक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि मिचेल स्टार्क के नीचे आपको दिख रहे होंगे एक प्लेयर, ब्यू वेबस्टर, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर है। वो भी राइट हैंड बैट्समैन है, बट इनकी हाइट ज़्यादा है, ओवर कंसिस्टेंसी ला के देते हैं। तो अगर कोई भी बॉलर थका है, इंजरी हुई या फिर ब्रेक देना है, तो स्पेल के बीच में जो ब्रेक है वो ब्यू वेबस्टर ज़्यादा अच्छा देते हुए नजर आएंगे मिचेल मार्श के सामने से कंपेयर किया जाए तो मुझे लग रहा है मिचेल मार्श की जगह पे ब्यू वेबस्टर की भी जगह बन सकती है बचे हुए 2 टेस्ट मैचेस के लिए। बात करेंगे टीम इंडिया की, स्क्वाड में कुछ बदलाव नहीं है, तो फटाफट से पूरा स्क्वाड एक बार स्कैन कर जाते हैं, जहाँ पर रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, शुभमन गिल, विराट कोहली, राहुल, ऋषभ पंत, सरफराज खान, ध्रुव जुरेल, रविचंद्रन अश्विन, कट कर दो, रिटायरमेंट आ चुका है। उसके बाद जडेजा, सिराज, आकाशदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, और ट्रैवलिंग रिजर्व में आप देख सकते हैं मुकेश थे, फिर आपको दिखेंगे नवदीप सैनी एंड खलील अहमद, जिनमें से मोस्टली जा चुके हैं वापस। तो ये था टीम इंडिया का स्क्वाड। अब देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या होने वाली है प्लेइंग 11, क्योंकि सबसे ज़्यादा चर्चा इस टॉपिक पे हो रही है, तो थोड़ी चर्चा हमारा भी करना बनता है। तो यहाँ भी पहले ऑस्ट्रेलिया का डिस्कस करते हैं, क्योंकि इंडिया का डिस्कशन थोड़ा लंबा लेके जाएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, तो सैम कॉन्स्टास ओपनिंग करने वाले हैं विद उस्मान ख्वाजा, राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, तो मतलब लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन फिर से चलने वाला है ओपनिंग में। डिस्कशन कर चुके कॉन्स्टार बहुत तगड़े प्लेयर हैं, और आप लोग में से बहुत लोग ये अग्री करेंगे कि इनके अंदर थोड़ी बहुत शेन वॉटसन की झलक दिखती है, वैसे ही एलिगेंट प्लेयर हैं, और जब T20 बनाना होता है टेस्ट मैच को, तो ये वो काम भी कर सकते हैं, और इनका करियर काफ़ी लंबा रहने वाला है अगर इनको सपोर्ट किया जाए तो। जैसा नेथन मैक्सविनी के साथ किया वैसे नहीं, जैसे प्रॉपर एक टाइम दिया जाता है 2 मैचेस ख़राब होने के बाद भी, वैसा थोड़ा बैक करना पड़ेगा कॉन्स्टार्स को, ऑस्ट्रेलिया को, अगर इनको फ्यूचर जनरेशन की ओर जाना है। क्योंकि हम जैसे इंडिया में बोलते हैं रोहित विराट 1-2 साल और खेलेंगे, वैसे ही स्टीव स्मिथ का भी है 1-2 साल वो और खेलेंगे, तो वो जगह भी खाली होगी, उसको कौन फिल करेगा। ट्रेविस हेड लगते बुढ़े नहीं है, बट उनकी भी एज थोड़ी ज़्यादा की ओर है। उस्मान ख्वाजा भी कितने साल खेलेंगे, तो उनको भी अपनी न्यू जनरेशन के प्लेयर्स को लाना है स्क्वाड में, ताकि उनका जो जो हम बोलते हैं ट्रांजिशन हो वो अच्छे से हो पाए। तो उसके बाद क्या है, उस्मान ख्वाजा ओपनिंग करेंगे, देन मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, मिचेल मार्श, डेविस हेड। यहाँ पे एक जो चेंज मुझे लग रहा है, मैंने आपको बताया, ब्यू वेबस्टर आ सकते हैं, एलेक्स कैरी खेलेंगे ही खेलेंगे, पैट कमिंस खेलेंगी, मिचेल स्टार्क, नेथन लाइन तो रहेंगे ही रहेंगे। बट ये जो आखिरी प्लेयर है स्कॉट बॉलैंड, इसमें मुझे लग रहा है टॉस पे ही पता चलेगा, हम कितना भी डिस्कशन कर लें, पिच के देखने के बाद तो पूरी पेस को मदद मिलती है। स्कॉट बॉलैंड ने कुछ ख़राब किया नहीं था एडिलेड टेस्ट में, जस्ट ये था कि हेजलवुड फिट हो गए थे, इसीलिए वो बाहर गए थे, तो इनका फर्स्ट प्रेफरेंस बनता है प्लेइंग 11 में। बट हम जानते हैं ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट थोड़ा अलग सोचते हैं, पिटाई हुई थी उस डायमेंशन से सोचेंगे, तो ये हो सकता है कि हम 2 प्रेशर बना रहे हैं 8 ओवर के लिए, 9 ओवर डालने अगर स्कॉट बॉलैंड आ गए, तो वहाँ से पिटाई हो जाएगी, रन निकलने लगेंगे। तो टीम इंडिया का अप्रोच होगा कि 10 ओवर संभल के खेल लें, तो वो एकदम सांस लेने का मौका नहीं देना चाहते। तो हो सकता है
कि रिचर्डसन खेल जाएँ, चार्ल्स रिचर्डसन, सीन एबर्ट खेल जाएँ, इन दोनों में से कोई खेल सकता है स्कॉट बॉलडिन से पहले। बट ये हम मैं बता रहा हूँ, कहीं भी आप पढ़ लो, कुछ कितना भी पढ़ लो, मैच में जब तक टॉस नहीं होता, फाइनल कंफर्मेशन प्लेइंग 11 का नहीं होने वाला, या फिर एक दिन पहले जैसे ऑस्ट्रेलिया अनाउंस करती है तभी पता चलेगा प्लेइंग 11। बाकी हम कितना भी डिस्कशन कर लें, ऑस्ट्रेलिया बहुत रिसर्च करके, प्लानिंग के साथ, और हर प्लेयर को आउट करने के दो दो प्लान लेके आती है, तो वो हमसे वैसे ही दो स्टेप्स आगे रहते हैं। बट हमें देखना इंटरेस्टिंग होगा कि उनके डिसीजन से हमारे डिसीजन कुछ नहीं बदलने चाहिए, हमें अपनी बेस्ट टीम उतारनी है। तो टीम इंडिया का अगर डिस्कशन करें तो यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करेंगे केएल राहुल के साथ, ये कंफर्म ऑलरेडी हो चुका है। गिल और विराट एंड रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, ये सब मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। नीतीश कुमार रेड्डी, रविंद्र जाडेजा, सिराज, आकाशदीप एंड जसप्रीत बुमराह, ये मेरे हिसाब से आइडियल 11 है जो पिछले मैच में खेली थी, क्योंकि जब हम नीचे लगे हुए थे, हमारी टीम खराब खेल रही थी, तो भी हमारे इन्हीं 11 प्लेयरों ने मेहनत की थी, चाहे बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कुछ भी हो। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि टेस्ट मैच हारे या फिर ड्रॉ हुआ तो एक प्लेयर की वजह से हारे, हारती है तो पूरी टीम हारती है, जीतती है तो पूरी टीम जीतती है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेइंग 11 है। बट मुझको यहाँ पे सबसे पहला डिस्कशन करना था स्पिनर्स का। तीन टेस्ट मैचेस में हमने तीन स्पिनर यूज़ किए, जहाँ पहले में वाशिंगटन सुंदर, दूसरे में हम अश्विन को लाए, तीसरे में जडेजा को लाए। तो अब फोर्थ टेस्ट मैच में क्या होने वाला है, मेलबर्न की पिच पे और सिडनी के पिच पे, अभी बता रहा हूँ, जो भी दो स्पिनर पिक होने वाले हैं, एक स्पिनर मतलब जो भी पिक होगा दोनों टेस्ट मैचेस के लिए, वो बहुत बदनाम होने वाला है, क्योंकि पूरी तरीके से बैटिंग फ्रेंडली पिच है। घास थोड़ी ज़्यादा छोड़ी जाती है कि टूटे ना, और जब तक चौथा पांचवा दिन नहीं आएगा, स्पिनर को ज़्यादा विकेट्स नहीं मिलने वाली है। तो वही होगा, 16 से 20 ओवर की बॉलिंग की, 50-60 रन दिए बट विकेट नहीं मिला। यहाँ पे ऐसा रहने वाला है स्पिनर का। तो पहले से रेडी रहना कि हाँ, स्पिनर्स को विकेट नहीं मिलते, चाहे जडेजा खेले चाहे वाशिंगटन सुंदर खेले, विकेट ना मिले तो ऐसा नहीं कि कंट्रोवर्सी करने लगना। ये पिचेस ही ऐसी हैं जहाँ पे फास्ट बॉलर को विकेट मिल गया तो बहुत लकी है, वरना तो बैट्समैन यहाँ शतक, दोहरा शतक, 150 ही मारते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ अब रन ज़्यादा बनेंगे, जो कि हमने अभी तक तीन टेस्ट मैचेस में नहीं देखा है। तो ये था पहला डिस्कशन जो करना ज़रूरी था। दूसरा, हर्षित राणा को सेकंड टेस्ट मैच के बाद थर्ड में ड्रॉप किया था, आकाशदीप सिंह को लाए थे, जिनने बॉलिंग में भी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन किया और साथ ही साथ बैटिंग में भी फॉलो ऑन बचाने का काम किया। तो अब उनकी जगह दोनों टेस्ट मैच में कंफर्म हो चुकी है, वो पक्का खेलने वाले हैं। यहाँ एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है सिराज के नाम पे, जो कि पिछले मैच में उनको हैमस्ट्रिंग पुल हुआ था, तो हो सकता है वो ना खेलें, प्रसिद्ध कृष्णा आ सकते हैं या फिर उनकी जगह हर्षित राणा आ सकते हैं। और तीसरा डिस्कशन, क्या है हाल मोहम्मद शमी का। तो मोहम्मद शमी, अभी भी एनसीए से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई सब डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी क्या है, मान लो मैं ही हूँ, मैं बॉलिंग करते टाइम इंजर्ड हो चुका हूँ, मेरे को पता था कि मेरे को बीजीटी खेलना है, तो मैं पहले रिकवर करूँगा। और रिकवरी भी ऐसा नहीं है कि वो मेरे ऊपर है कि मैं 10 दिन में रिकवर हो जाऊँगा, वो बॉडी रिस्पॉन्ड करेगी कि कितने दिन में बॉडी रिकवर हो रही है। तो जब उनकी इंजरी हुई, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद उनने रिकवरी की, फिर हमने देखा उनने दुलीप ट्रॉफी खेला, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली, वहाँ तक ठीक था, फिर उनकी इंजरी थोड़ी बढ़ी, और उसके बाद अभी वो रिकवरी फेज़ में। तो ना शमी के हाथ में वो है, ना एनसीए के हाथ में है, ना बीसीसीआई, ना टीम मैनेजमेंट, कि वो कब फिट होने वाले हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। और जब वो फिट होंगे, उसके बाद क्या वो मैच रेडी है, क्योंकि आते ही दो प्रैक्टिस सेशन मिले और आपको मैच खेलना पड़ेगा। आप दो प्रैक्टिस सेशन अच्छा खेल गए, मतलब प्रैक्टिस सेशन मतलब आपके सेशन अच्छे गए, आपको लग रहा है आपकी बॉडी अच्छी है, बट उन 2 दिन में भी टीम बॉडी थकती है, और पता चला टेस्ट मैच के दौरान फिर से वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो जैसा हाल ऑस्ट्रेलिया का हुआ था, हेजलवुड टेस्ट मैच के बीच में इंजर्ड हुए थे, उनको ज़्यादा बॉलिंग नहीं दे पाए थे। हमारे साथ भी हुआ था, जब सिराज को चोट लगी थी तो लंबे लंबे स्पेल बुमराह को डालने पड़े थे, आकाशदीप सिंह को डालने पड़े थे, नीतीश कुमार रेड्डी और जडेजा को लाना पड़ गया था। तो टेस्ट मैच के बीच में कोई भी बॉलर इंजर्ड होता है तो कैप्टन के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं बचते। तो इसीलिए टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई सब वेट कर रहे हैं कि पूरा फिट होने दो, जा रहे हो तो पूरा फिट होके जाओ, हाफ फिट होके जाओगे, दौरे पे जाओगे, टेस्ट मैच के बीच में चोट लगेगी या फिर इंजरी बढ़ेगी, तो उस टेस्ट मैच पे सवाल उठ जाएगा कि अब क्या, रिजल्ट बचाना, जीतना, जो भी करना है, तो हम यही सोचते रहेंगे कि हम 10 प्लेयर से खेलें। तो इसलिए टीम मैनेजमेंट ने हल्का रखा हुआ है कि अगर शमी फोर टेस्ट मैच से पहले फिट होते हैं तो तब खिला लेंगे, नहीं तो हम फिफ्थ में खिला देंगे। बट ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि खिलाना ही है शमी को। उनके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा हमारे पास हैं, तो ज़्यादा उस तरफ ना सोचते हुए जो हमारे पास हैं उस स्क्वाड के साथ खेलना पड़ेगा। दूसरा डिस्कशन यहाँ पे आता है बैटिंग ऑर्डर में। मैं चाहता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी को नीचे ना पुश किया जाए, जैसा हमने पिछले टेस्ट मैच में देखा, जाडेजा उनके ऊपर आए फिर रेड्डी आए थे, ये नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमने देखा जैसे ही रेड्डी को एक ऑर्डर नीचे डाला, उनकी बैटिंग में थोड़ा असर दिखा, हमें थोड़ा ज़्यादा अपने शेल में चले गए थे, एक तरीके से ओवर डिफेंसिव खेलने लग गए थे, जो कि मुझे लग रहा है वो अच्छे साइन नहीं है। नीतीश कुमार रेड्डी जब पंत के साथ खेल रहे हैं तो मेरे को लग रहा है वो ज़्यादा खुल के बैटिंग कर सकते हैं, और आप इस बात पे एग्री भी करेंगे कि जब पंत और नीतीश कुमार रेड्डी खेलते हैं तो दोनों पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हैं। बट होता क्या है, जब जडेजा और पंत खेलते हैं तो पंत पॉजिटिव खेलते हैं और कोई भी एक आउट हुआ तो फिर ऐसा हो जाता है, रेड्डी को लगता है कि मतलब मेंटली हो जाती है वो चीज़ कि अब मैं 7 नंबर पे आया हूँ तो मेरे पास ज़्यादा बैटिंग बची नहीं है।
और आप खेल रहे हो ऑलराउंडर के साथ, तो प्रॉपर बैट्समैन के साथ या फिर ऑलराउंडर या टेल एंडर के साथ खेलने में प्लेयरों का माइंडसेट बदलता है। तो मैं तो चाहता हूँ नीतीश कुमार रेड्डी पहले ही आए जडेजा से, या फिर वाशिंगटन सुंदर खेले तो उनकी जगह पे। ये थे कुछ डिस्कशन के पॉइंट्स। और मैं फटाफट से कमेंट भी देखता चलता हूँ कि कोई और कमेंट तो नहीं आ रहे, क्योंकि आप लोग बोलते हैं इंटरेक्टिव सेशन रखने को और क्वेश्चंस का। तो मैं शमी का तो मैं देख रहा हूँ क्वेश्चंस आ रहे थे, वो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट आ रहे हैं कि रोहित शर्मा ओपनिंग, बहुत कम चांस है ओपनिंग का, क्योंकि जब सेकंड टेस्ट मैच में पहुंचे ही थे रोहित, तब केएल राहुल कमाल कर चुके थे, कमाल लाजवाब काम हो चुका था उनकी तरफ से। तो वो अब डिजर्व करते हैं केएल राहुल वो स्पॉट, तो वो नहीं मिलेगा किसी और को। बाकी मैं और कमेंट्स देख लेता हूँ। केएल राहुल का आपने पॉइंट छेड़ा तो मुझे एक और बात बोलनी थी। याद करो वो टाइम जब टीम इंडिया जल्दी फ्लाई करके ऑस्ट्रेलिया गया था दो प्रैक्टिस मैचेस खेलने। वहाँ केएल राहुल एक बॉल पे डिफेंस करते हुए दो टांग के बीच से उनकी बॉल विकेट पे लगी थी और वो बोल्ड हुए थे। तब हमने बोला था भाई सीरीज से पहले केएल राहुल को क्या हो गया, भाई फिर से केएल राहुल डुबा देगा। बट अभी देखो, इन दोनों तीनों टेस्ट मैच में हमारी इज्जत किसने बचाई है टॉप ऑर्डर में? केएल राहुल ने। तो हम बहुत जल्दी जज करते हैं, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, जो कि हमें नहीं होना चाहिए। तो एक ये बात और थी जो मुझे केएल राहुल के बारे में डिस्कस करनी थी, आप सभी ने कमेंट सेक्शन से याद दिलाई, तो मैंने सोचा ये बात भी कवर कर लेते हैं। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, प्लेइंग 11 के बाद देख लेते हैं कहाँ खेले जाने वाला है ये मैच। तो ये मैच खेले जाने वाला है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम मेलबर्न में, जहाँ की पिच बहुत रन है भाई, बहुत रन है। फील्डिंग करने वाले खड़े खड़े थक जाएंगे, बॉलर्स 20-25 ओवर डालते रह जाएंगे। डेढ़ डेढ़ दिन तक बैटिंग होने वाली है, एक दिन से तो ज़्यादा बैटिंग पक्का होने वाली है। और एक एक दिन में 300 350 रन बनने वाले हैं, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। और जो भी मदद है सेम वही होने वाले, न्यू बॉल और न्यू पिच पे अच्छा असर रहेगा। और जैसी बॉल पुराना होगा बैटिंग फ्रेंडली पिच हो जाएगी। आउटफील्ड यहाँ भी स्लो है थोड़ी, तो 3-3 रन बहुत भागने पड़ेंगे, यहाँ चौके नहीं जाते हैं ज़्यादा। और पेसर्स को मज़ा आने वाला है। स्पिनर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो इंपॉर्टेंट होंगे फोर्थ डे के सेकंड सेशन में या फिर फिफ्थ डे पे। यहाँ जब तक क्रैक खुलेंगे नहीं तब तक स्पिनर्स प्ले में नहीं आएंगे। बात करेंगे एवरेज स्कोर की, तो फर्स्ट इनिंग का है 345, सेकंड इनिंग का है 330, थर्ड इनिंग का 260, फोर्थ इनिंग का 200। तो आप ये अगर देखोगे एवरेज स्कोर, तो आप समझो जो थर्ड और फोर्थ इनिंग का एवरेज स्कोर है 260 200 रन, वो अभी तक बने हैं हमारे पहले दोनों पारियों में, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो या इंडिया में। तो अब सोचो 345 300 एवरेज स्कोर है इधर का, तो दोनों टीम्स कम से कम नहीं तो 300 रन तो बनाएगी। तो यहाँ पे 300 350 400 450 वाला स्कोर बनने वाला है। और पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे ख्वाजा अच्छा चलने वाले हैं, स्टीव स्मिथ अच्छा चलने वाले हैं, और मिचेल मार्श में या ट्रेविस हेड में से कोई एक अच्छा चलने वाला है। पहले ही बता के रख रहा हूँ, टीम इंडिया के लिए यही खतरा होने वाले हैं। कॉन्स्टास जल्दी आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मानस लाबुशेन भी जल्दी आउट हो जाएंगे, बट मुझे लग रहा है ख्वाजा का बल्ला चलने वाला है, शतक आने वाला है ख्वाजा का, लिख के ले लो। क्योंकि धीरे धीरे जो उनकी टाइमिंग है ना वो अच्छी नज़र आ रही, भले ही रन नहीं बना रहे, भले ही दूसरी बॉल पे कोई प्लेयर आउट हो जाए, बट अगर उसने पहली बॉल अच्छी डिफेंस की है ना, एक बॉल या दो बॉल मैक्सिमम पता चल जाता है कि किस स्पेस में है। तो मुझे लग रहा है उस्मान ख्वाजा दोनों पारियों में एक पारी में तो धमाका मचाने वाले हैं। टॉस जीतो बॉलिंग करो बोलने वाला हूँ मैं इस टेस्ट मैच में। और उसका रिजल्ट सीधा सीधा ये है कि अगर आपको चाहिए कि मैं बॉलिंग अच्छे से कर सकता हूँ, तब बॉलिंग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि हम इंडिया को जल्दी ऑल आउट कर सकते हैं, फिर हम लंबी बैटिंग करेंगे जैसा उन्हें ब्रिस्बेन में किया। बट अगर इंडिया टॉस जीता तो वो पक्का बैटिंग करने वाला है, क्योंकि हमें पता है इंडिया चाहेगा कि हम टेस्ट मैच से बाहर ना हो, क्योंकि पहले दो टेस्ट मैच में हमने पहले बैटिंग की, तो हम पहले जीतने के लिए गए, फिर उसके बाद देखा ड्रॉ होगा, जो भी होगा वैसा करेंगे। बट इस टेस्ट मैच में गाबा के टेस्ट में हमें सेकंड बैटिंग करनी थी, तो हम पीछे लग गए थे, क्योंकि फॉलो ऑन की सिचुएशन आ गई थी। तो फॉलो ऑन को एकदम अवॉइड करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप पहले बैटिंग कर लो। तो वो एक चांस के लिए इंडिया तो पहले बैटिंग करने जाएगा। डायमेंशन वाइज राउंड बड़ा है, 78 मीटर्स की बाउंड्री और 80 मीटर की बाउंड्री सेट की है, और डीप की 82-76 मीटर है। तो लंबे लंबे रन भागने पड़ेंगे और बॉल उठा के लानी पड़ेगी आपको, बॉल बॉय नहीं मिलेंगे बॉल वापस थ्रो करने के लिए। बात करेंगे अभी तक तीनों टेस्ट मैचेस में क्या हुआ था। पहला टेस्ट मैच में इंडिया ने 150 बनाए थे पहले इनिंग में, जहाँ 41 बनाए थे नीतीश रेड्डी ने, 37 बनाए थे पंत ने, और हेजलवुड के 4 विकेट, पैट कमिंस के 2 विकेट। 150 पे इंडिया हुई थी ऑल आउट, तो सब ने हाहाकार मचा दिया था, ये तो जाती फ्लॉप हो गई, ये है वो है। बट इंडियन बॉलर आए, 104 पे ऑल आउट किया हमने ऑस्ट्रेलिया को, जहाँ स्टार्क ने 21 रन बनाए 31 गेंदों पे, एंड मिचेल स्टार्क, माफ़ कीजिएगा, स्टार्क ने 12 रन बनाए 45 गेंद में, एलेक्स कैरी ने 21 बनाए 31 गेंदों पे। 5 विकेट का हॉल लिया बुमराह ने, 3 विकेट लिए थे हर्षित राणा ने, और इंडिया ने 150 के स्कोर पे भी ले ली थी 46 रन की लीड। और उसके बाद आए जायसवाल जिनने जड़ा शतक, 161, 100 रन बनाए विराट कोहली ने, यहाँ रियल इंटेंट देखने को मिला हमें। और टीम इंडिया ने जड़ दिए 487 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जहाँ नेथन लायन को 2 विकेट मिले, हेजलवुड को 1 विकेट मिला, और इंडिया को करना पड़ा डिक्लेयर कि चलो भाई आ जाओ चेस करके दिखाओ।
हालत ख़राब थी ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि लंबी फील्डिंग की थी। 238 पे ऑल आउट हुए। 58 ओवर की बैटिंग में हेड ने 89 की अच्छी पारी खेली। मिचेल मार्श ने भी लड़ाई की थी, इस मैच में 47 बनाए थे, बट फिर से सिराज 3 विकेट, बुमराह 3 विकेट और टीम इंडिया पहला टेस्ट मैच जीता 295 के पहाड़ जैसे स्कोर से और सीरीज़ को किया था 1-0 से अपने नाम, लीड लिया था। उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच की बारी आई जो कि था एडिलेड का पिंक बॉल टेस्ट मैच, जहां पे इंडिया ने फिर से पहले बैटिंग की और 180 बनाए थे। इंप्रूवमेंट हुआ था, पहले पारी में पहले टेस्ट में 150 बनाए थे, तो यहाँ 180 बनाए थे, जहां नीतीश कुमार रेड्डी ने 42 बनाए, केएल राहुल ने 37 बनाए थे, मिचेल स्टार्क के 6 विकेट आए थे और यहाँ से जायसवाल को इनने जो आउट करना शुरू किया, पहली बॉल पे आउट किया था उनने जायसवाल को एलबीडब्ल्यू। 2 विकेट लिए थे स्कॉट बॉलैंड ने। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 337 बना दिए थे। यहाँ से सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि लगभग डबल रन बना दिया ऑस्ट्रेलिया ने और हम बैकफुट पे थे। तो इंडिया को पहले तो जितनी लीड थी वो उतारनी थी, फिर टारगेट सेट करना था, बट टीम इंडिया बना पाई सिर्फ 175। फर्स्ट इनिंग के कंपेयर में सेकंड इनिंग में और भी कम रन बने। फिर रेड्डी 42 बना के आउट हुए। देन गिल ने बनाए 31, 5 विकेट लिए इस बार पैट कमिंस ने, जिन पे बहुत सवाल उठे थे पहला टेस्ट मैच हारने के बाद। 3 विकेट लेकर के गए स्कॉट बॉलैंड और टारगेट कुछ था ही नहीं, 18 रन का टारगेट दिया था टीम इंडिया ने, जहां खोजन ने 9 रन बनाए, 10 रन बनाए नेथन मैक्सक्विनी ने और 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने जीता सेकंड टेस्ट मैच और 1-1 की बराबरी पे पहुंचा टेस्ट मैच। सेकंड टेस्ट मैच के बाद फिर बारी आई गाबा टेस्ट मैच की जो कि था थर्ड टेस्ट मैच। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने जीता टॉस और बोला हम करेंगे पहले बैटिंग, और यहाँ पे इस पूरे टेस्ट मैच का हाईएस्ट स्कोर बना था 445 का, जहाँ इंडिया को ऑल आउट करने जाना पड़ा था और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने गलती कर दी थी। अगर वो 117 ओवर अगर आप देख रहे हो उसकी जगह 100 ओवर खेले होते ऑस्ट्रेलिया ने, तो उनके पास चांस था कि 17 ओवर कम खेलते इंडिया को फॉलो ऑन एनफोर्स हो पाता और या फिर कुछ भी करके रिजल्ट तक जा सकते थे। बट वो 17 ओवर ज़्यादा खेले, जिसमें सिर्फ 40 ही रन बनाए, बट 17 ओवर एक्स्ट्रा खेले थे। 400 पे डिक्लेयर करते तो मामला ऑस्ट्रेलिया के फेवर में जा सकता था, बट उनने यहाँ पे एक ट्रिक मिस की थी। इंडिया ने बैटिंग करने के लिए जब उतरी पहली पारी में, तो उनकी तरफ से 260 बहुत बड़ा स्कोर बनाया इंडिया ने, क्योंकि हम 150, 170, 180 पे आउट हो रहे थे। 260 हमारी एक अच्छी फाइट देखने को मिली थी, जहाँ पे हमारी तरफ से केएल राहुल ने 84 बनाए थे, 77 बनाए थे जडेजा ने, 31 रन बनाए थे, मैच सेविंग 31 रन बनाए थे हमारी तरफ से आकाशदीप सिंह ने। जितने भी आप 80s 70s वाले स्कोर देख रहे हो, ये उस दिन डबल सेंचुरी से कम नहीं थे। और आकाशदीप सिंह का जो 30 रन था आकाशदीप के, वो 100 के बराबर थे। और बुमराह के तो रन, मतलब कुछ भी बोलो, बुमराह बैट पकड़े बॉल पकड़े, उनके जो जितने भी परफॉर्मेंस और जितना भी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो अनकाउंटेबल है जो वो करके दे रहे हैं। इंडिया ने फॉलो ऑन बचाया था 15 रन से, 260 पे ऑल आउट हुई थी इंडिया। 185 की हमने लीड दी थी उनको। 185 में भी ऑस्ट्रेलिया आया T20 मोड पे और उन्हें प्लान किया हम फटाफट से बैटिंग करके डिक्लेयर करेंगे। 89 पे डिक्लेयर किया, जहाँ पे पैट कमिंस ने 22 रन बनाए, सिर्फ 10 गेंदों में 20 बनाए एलेक्स कैरी ने। इंडिया में से 3 विकेट लिए बुमराह ने, आकाशदीप सिंह ने 2 विकेट लिए। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे माइंड गेम्स खेले गए। ऑस्ट्रेलिया ने सोचा अगर हम डिक्लेयर करके और इंडिया को बैटिंग नहीं देंगे तो 4-5 साल बाद जब हम ये स्कोर कार्ड देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि इंडिया टेस्ट मैच बचा गया और ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर क्यों नहीं किया। तो वो उस माइंडसेट से उन्हें डिक्लेयर किया, T20 खेला। और दूसरा उनका अप्रोच था कि 9 विकेट ऑलरेडी इस टेस्ट मैच में ले चुके थे बुमराह, उनको 10वां विकेट नहीं लेने दिया। पहली इनिंग में 5 विकेट, 6 विकेट, दूसरे में 3 विकेट, उनको 10वां विकेट नहीं लेने दिया, क्योंकि वो एक और उनको बोनस हो जाता अगर बुमराह के 10 विकेट होते। कॉन्फिडेंस वैसे ही उनका हाई है और 7वें आसमान पर चला जाता, तो वो भी नहीं करने दिया। टाइमली डिक्लेयर किया और उनने दिखाने के लिए डिक्लेयर किया, बट उनने पूरी वेदर फोरकास्ट की टीम से डिस्कस कर लिया था भाई इससे ज़्यादा ओवर तो नहीं होंगे। तो वैसे ही हुआ, 54 ओवर में इंडिया को चेस करना था वो बड़ा सा टोटल। बट उसके बाद इंडिया ने सिर्फ 2 ओवर की बैटिंग की। दोनों टीम से चार चार, दोनों बल्लेबाजों ने, ओपनर ने 4-4 रन बनाए। और उसके बाद इतनी बारिश हुई कि टेस्ट मैच अटका। प्ले पॉज होते होते फाइनली ये टेस्ट मैच ड्रॉ की ओर गया और सीरीज़ अभी भी 1-1 की बराबरी पे खड़ी है। तो ये आप लोग बहुत टाइम से पूछते हैं कि हम भूल जाते हैं टेस्ट मैच में क्या कुछ घटा, तो मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं फटाफट से सवाल भी देखता चल रहा हूँ। मैंने इसमें नेथन लायन का बता ही दिया, भाई नेथन लायन खेलेंगे जब तक वो खुद से रिटायरमेंट नहीं लेते, नेथन लायन खेलने वाले हैं, वहाँ कोई चेंज नहीं होने वाला है। और हेज़लवुड अब नहीं आएंगे, हेज़लवुड पूरी तरीके से स्क्वाड से बाहर है। और नेक्स्ट 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 मैं क्वेश्चन देखता चल रहा हूँ। बहुत सारे आ रहे हैं, विराट कोहली का 82nd 100 आएगा। ये टेस्ट मैच, ये 2 टेस्ट मैचेस ऐसे हैं जहाँ बैटिंग को मदद मिलने वाली है, तो इंडिया से भी शतक आएंगे। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया ख्वाजा स्मिथ और मिचेल मार्श शतक बनाएंगे, इंडिया से भी रोहित से उम्मीद लगा सकते हैं हम, केएल राहुल से उम्मीद लगा सकते हैं जो कि 80s में आउट हो रहे हैं, शतक डिजर्व करते हैं, उनका आ सकता है। जायसवाल का आ सकता है, विराट का आ सकता है, गिल का आ सकता है, पंत का भी T20 मोड एक्टिवेट हुआ है, एक्स फैक्टर मोड, तो वो भी शतक लगा सकते हैं। हमारे इंडियन किसी से कम है क्या? हमें भी उतने मज़ा आने वाला है यहाँ बैटिंग करने में जितना होम कंडीशंस में ऑस्ट्रेलिया को आने वाला है। बॉलिंग में बता रहा हूँ कम होने वाले हैं चांसेस यहाँ पे विकेट्स लेने के, बट जो बॉलर यहाँ 1 या 2 विकेट भी लेगा ना, बहुत मेहनत लगेगी।
यहाँ विकेट जिसने लिया मतलब वो प्राइजलेस है, इतना अच्छा यहाँ पे पिच है बैटिंग के लिए कि जो विकेट ले रहा है मतलब भाई उसने बहुत अच्छा काम कर दिया। क्योंकि हमने इंडिया में देखा है कि स्पिनर्स का ट्रैक होता है, वहाँ भी बुमराह 5 विकेट का हॉल लेके जाते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा काम होता है कि स्पिन ट्रैक पे पेसर काम कर रहा है। इस पिच पे पेसर को मदद होते हुए भी पेसर को विकेट नहीं मिलने वाला है। तो जो भी विकेट लेगा भाई तारीफ तो बनती है, चाहे ऑस्ट्रेलिया से ले चाहे इंडिया से। तो ये मेलबर्न का टेस्ट और सिडनी का टेस्ट कुछ ऐसा ही जाने वाला है। कुछ और भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में डाल करके छोड़ दीजिए और बेफिक्र हो जाइए, उसका आंसर मैं ज़रूर से दूंगा। थोड़ा जल्दी लेकर के आया हूँ ये एनालिसिस वीडियो और डिस्कशन का एनालिसिस। कुछ भी अपडेट आता रहेगा तो शॉर्ट वीडियो से आपको मिलता रहेगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा और सारे क्रिकेटिंग अपडेट लेते जाइएगा। और 3,000 सब्सक्राइबर के बहुत क्लोज हैं हम। तो एक बार रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ 3,000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवा दीजिएगा। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। और देर तक रुकने के लिए, साथ ही साथ आपको अगर फैंटेसी खेलनी है तो उसकी टीम भी दे करके जाता हूँ। लेफ्ट में ग्रैंडली की टीम जहाँ के राहुल और पंत दिखेंगे आपको। बैटिंग में दिखेंगे रोहित, विराट, उस्मान एंड ट्रेविस हेड। ऑलराउंडर में दिखेंगे जडेजा एंड नीतीश कुमार रेड्डी। बॉलिंग में देखेंगे मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस है, जसप्रीत बुमराह। कैप्टन की यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चॉइस है, विराट और ख्वाजा में से किसी एक को बना लेना। बाकी कैप्टन की आपको नीचे बुमराह दिख रहे होंगे चांस, तो मैंने उनको उन पे चांस लिया है। वाइस कैप्टन की तीन चॉइस दिखेंगे, राहुल, ऋषभ पंत एंड ट्रेविस हेड की। अब उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें स्मॉल ली की टीम की, तो विकेट कीपर में रहेंगे यहाँ पे राहुल, दैन स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मानस लाबुशेन, शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल, क्योंकि बैटिंग ट्रैक होने वाला है। ऑलराउंडर में सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी को रखा है मैंने, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि अभी जडेजा खेलेंगे या वॉशिंगटन सुंदर। बॉलिंग में रखा है मैंने मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, बुमराह एंड आकाशदीप सिंह को। कैप्टन की यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग चॉइस है, शुभमन गिल एंड यशस्वी जायसवाल। वाइस कैप्टन की तीन चॉइसेस हैं, पैट कमिंस या फिर बुमराह में से किसी एक को रख लेना। और दूसरे हैं स्टीव स्मिथ, जो कि ऑब्वियस चॉइस है। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए धमाकेदार तरीके से। 5 दिन के टेस्ट मैच में भी हम अपने पैसों को कंट्रोल करके इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमें बार बार लालच ना हो इन्वेस्ट करने का। तो 5 दिन के लिए पैसे लॉक कर देते हैं फैंटेसी में, और रिजल्ट के बेसिस पे गजब की ग्रैंड लीग विन होती है। तो हमें इससे कंट्रोल आना भी शुरू हो जाता है पैसे स्पेंड करने के लिए। इसलिए हम फैंटेसी टेस्ट मैचेस में भी खेलते हैं। तो आप भी खेलना चाहें तो खेल सकते हैं, वरना क्रिकेटिंग अपडेट चाहिए तो वो भी टाइमली मिलते रहेंगे। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ और हाईलाइट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।